अपना इंट्रोडक्शन जरा स्टूडेंट्स को बताएं, इतनी सारी अचीवमेंट्स माशाल्लाह आप हासिल कर रखी हैं। तो बासित भाई, अगर अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन थी वो मैंने बीकन हाउस स्कूल सिस्टम से हासिल की थी। और फिर उसके बाद मैंने ओ लेवल्स का पेपर दिया था, जिसमें मेरे 6 A स्टार्स एंड 2 A's थे। उसके बाद इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ए लेवल्स मैंने एफएससी को ऑप्ट किया। और अल्लाह का शुक्र है कि एफएससी में मेरी लाहौर बोर्ड प्री मेडिकल ग्रुप में 3rd पोजीशन आई थी। उसके अच्छा, बाद माशाल्लाह। एमडी कैट का पेपर हुआ। एमडी कैट में अगेन अल्लाह का शुक्र है कि 195 मार्क्स आए आउट ऑफ 200। और अब अल्हम्दुलिल्लाह किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में दाखिला हुआ। और अल्लाह का शुक्र है कि आई गॉट द मेरिट नंबर 8, लाइक टॉप 10 के अंदर अंदर मेरा मेरिट आ गया। तो बस अच्छा यही तला, कोशिश है कि इंशाल्लाह आगे माशाल्लाह, भी इसको बहुत कंटिन्यू। बहुत जबरदस्त ये अचीवमेंट्स हैं। और आपकी तो फैमिली माशाल्लाह सारी डॉक्टर्स की फैमिली है। मैं चाहूंगा वो भी आप जरा हमारे देखने वालों को बताएं कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं और आपके बाकी जो डॉक्टर फैमिली में मेंबर हैं वो कौन है। बासित भाई, अव्वल तो दोनों पेरेंट्स ही डॉक्टर्स हैं। अब्बू जो है वो प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया हैं और एचओडी भी हैं, जो आईसीयू डिपार्टमेंट है जिन्ना हॉस्पिटल में। और जो वालदा हैं वो गायनी की प्रोफेसर हैं। और इसी तरह फैमिली में जितने भी क्लोज रिलेटिव्स हैं, खाला हैं, चाचू हो गए, मामू हो गए, वो भी मोस्टली जो है वो सारे डॉक्टर्स ही हैं। और अगर इमीडिएट फैमिली में देखें तो एक बड़ा भाई है, वो अभी 5th ईयर एमबीबीएस में है, वो भी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही है। तो और एक छोटी बहन है, एंड शी आल्सो वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। तो इंशाल्लाह पूरी फैमिली इंशाल्लाह डॉक्टर्स इंशाल्लाह। की। तला, आपने जो बताया कि आपने ओ लेवल के बाद आपने ए लेवल में जाने की बजाय आप एफएससी को आपने ऑप्ट किया, ऐसा क्यों किया। बसित भाई, असल में ये इसके लिए बहुत मशवरा भी करना पड़ा लोगों से, क्योंकि हम जब ओ लेवल का पेपर हम जब दे दिया होता है हमने, तो एक बड़ी अनसर्टेनिटी सी होती है। क्योंकि जब हमने अपने जो ग्रेड्स होते हैं उनको मार्क्स में कन्वर्ट करवाना है, तो हमारे बहुत मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ओ लेवल का ही आपको हवाला दूं, अब अगर एक बच्चा सब सब्जेक्ट्स के अंदर A स्टार ग्रेड लेता है, तो उसको 1100 में से 990 मार्क्स मिलते हैं। तो हमारा चूंकि सिस्टम इस तरह का है, अगर मैं ए लेवल के लिए जाता तो मेरा ख्याल है कि मार्क्स मेरे मजीद डिडक्ट हो जाने थे। तो और हमें तो पता है जैसे कि भी जब मेरिट डिवाइस होना होता है तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए फिर बहुत मशवरा भी करना पड़ा। और फिर यही डिसाइड किया कि भी बेहतर यही है कि एफएससी करें, क्योंकि एफएससी में आप ज्यादा मार्क्स अवेल कर सकते हैं। और फिर हमें ये भी पता है कि भी जो एमडी कैट है वो भी एफएससी का पोर्शन उसमें ज्यादा होता है। तो इसलिए फिर ये फैसला लिया कि भी एफएससी करनी चाहिए आफ्टर ओ लेवल्स। अच्छा, यानी आप कहते हैं कि जो मार्क्स स्ट्रेटेजी है हमारे पाकिस्तान में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एफएससी बेहतर है ए लेवल्स की बजाय। जी, अगर अगर तो आपने परसू करना है मेडिकल प्रोफेशन, और आप चाहते हैं कि आप हर तरफ से सिक्योर हो, आपने अगर इंश्योर करना है कि आपका दाखिला किसी टॉप मेरिट इंस्टीट्यूट में हो, तो बेहतर ये है कि आप एफएससी ऑप्ट करें। लेकिन ऐसा भी है कि ए लेवल्स के स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ केई में। तो वो ये है कि लेकिन फिर उनके पास मार्जिन बहुत कम होता है किसी मिस्टेक या एरर का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तला, अब मैं चाहूंगा कि आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि यार किस तरह आ सकते हैं 195 नंबर। मैंने भी एमडी कैट दिया था, मुझे याद है, ये तो 2007 की बात है। इतने ज्यादा नंबर तो बहुत ही मुश्किल है। 195 आउट ऑफ 200, किस चीज का ज्यादा रोल है, आपके टैलेंट का, आपकी हार्डवर्क का, आपकी बुक्स का, स्ट्रेटेजी का, क्या चीज होती है, क्या गिद्दड़ सिंगी क्या है नंबर लेने की इतने। अच्छा बासित भी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप इस फेज में दाखिल हो जाते हैं ना, फिर किताबों के साथ ही आपने सोना होता है, किताबों के साथ ही आपने उठना होता है। आप उठें तो बिल्कुल किताबें आपके ठीक। सामने खुली हो, सोना है और उस वक्त भी किताबें खुली हो। तो ये है कि ये वाला फेज इतना क्रिटिकल होता है। मैं समझता हूँ कि आगे हमारा जो भी करियर है ना, वो सारा इसी ने बिल्ड करना है। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप फिर जितनी मेहनत कर सकते हैं करें, क्योंकि बाद में अगर आपको किसी चीज का रिग्रेट ना हो, क्योंकि उस वक्त फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें यह है कि सबसे पहले तो आपने लाइक सिर्फ पढ़ाई के अलावा आपकी किसी और चीज में होनी ही नहीं चाहिए, आपकी लाइक
तो एक्टिविटी आपका कोई और नहीं होनी इन्वॉल्वमेंट किसी चाहिए। और चीज में होनी नहीं चाहिए, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी अगर बात करें तो मैं समझता हूँ कि इस साल जिन बच्चों ने अपीयर होना है उन्हें एक बहुत बड़ा एज भी हासिल है। जब मैंने एमडी अच्छा। कैट के लिए अपीयर होना था तो मुझे तकरीबन 7 घंटे एमडी कैट के लिए एकेडमी में लग जाते थे। 2 घंटे का हमारा प्रैक्टिकल सेशन होता था, 5 घंटे की हमारी एकेडमी की क्लास होती थी, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं बचता था, नींद पूरी नहीं होती थी, एक दिन में 4 4 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होती थी, तो वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और एकेडमी का तो चूंकि शेड्यूल जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, तो आप उसको किसी तरह चेंज भी नहीं कर सकते। अब जब अपने घर में बैठ के तैयारी करनी है तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आप उसको अपने हिसाब किताब से ढाल सकते हैं। आप अगर चाहते हैं तो आप एक चैप्टर 2 दिन में करें, अगर आप चाहते हो तो एक चैप्टर को आप एक दिन में भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एज होता है कि जो मैंने समझा कि भाई मेरी बारी जो था, जरा रूटीन को मैनेज करना यानी जो आप मुश्किल समझते होता हैं था, कि अब एकेडमी की में बार जाने जरा से, बच्चों को ये फायदा है। एकेडमी में जाने से आपका वक्त जाया भी होता है, ये कह रहे हैं आप? बस भी ऐसे भी है, लेकिन फिर इसी तरह एकेडमी का एक फायदा ये है कि जब आप एक 100 स्टूडेंट्स की क्लास में बैठे हुए हैं ना, तो एक जो हेल्दी कंपटीशन होता है ना, कि यार फलां बच्चे के फुल मार्क्स आ रहे हैं, मेरे जो 2 3 मार्क्स कट रहे हैं वो क्यों कट रहे हैं, तो वो एक मोटिवेशन भी आपको मिलती है और एक आपके अंदर की आवाज भी होती है कि यार अगर उस बच्चे के आ सकते तो मेरे क्यों नहीं आ सकते। तो कंपटीशन के हवाले से तो मैं कहूंगा कि एकेडमी, तो उसके हवाले से बहुत फायदा होता है। लेकिन अगर आपने अपनी रूटीन को मैनेज करना है तो वो फिर आपकी बहुत टफ हो जाती है, फिर आपको एक एक सेकंड का हिसाब रखना पड़ता बिल्कुल ठीक है। हमारे एक डॉक्टर कलीम रजा हैं, बहुत फेमस फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, किर्गिस्तान में होते हैं। उन्होंने तो आपको देख के कह भी दिया है कि माशाल्लाह ग्रेट फिजिशियन। थैंक यू डॉक्टर कलीम रजा। ये तो तलहा की चॉइस होगी कि है। वो जी आगे थैंक क्या यू। बनना चाहता है, फिजिशियन या सर्जन। अच्छा, आपने बुक्स कौन सी पढ़ी थी? अच्छा बासित भाई, एमडी कैट का जो सिलेबस है, ये जो चीज़ हमने फॉलो करनी है इंतहाई सिंपल। अब अक्सर होता है कि बच्चे मुख्तलिफ नोट्स वगैरह के पीछे चले जाते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि भी उतना आपको फायदा नहीं देगा। एमडी कैट का जो बुक्स जो आपने फॉलो करनी है, वो सिंपली आपकी 11th और 12th क्लास एफएससी की जो बुक्स हैं, तीनों जो साइंसेस की बुक्स हैं, टोटल 6 बुक्स बन जाती हैं। ये वो बुक्स हैं जो आपने फॉलो करनी है। और इस तरह नहीं है कि आपने सारी बुक्स का ही रट्टा मारना है, उसमें थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जो आपने करनी है, कुछ ऐसी हैं जो नहीं करनी। अब वो उसमें हमें कौन चीज गाइड करेगी, तो वो है सिलेबस जो कि एमडी कैट का जो यूएचएस वाले जो अनाउंस करते हैं, ये रिलीज करते हैं। और अक्सर यही होता है कि जो पिछले साल का सिलेबस होता है उससे बड़ा सिमिलर सिलेबस होता है अगले साल का, या तो एग्जैक्टली सेम होता है या बड़ा सिमिलर सा होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने सिलेबस को सामने रखना है और आपने बुक खोलनी है। जो चैप्टर की जो जो चैप्टर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वही आपने बुक से टैली करना है और फिर आपने उसी को ही कर लेना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे कोई नोट्स इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ बच्चे शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह का कहते हैं। मेरा ये मानना है कि आपने जो कुछ भी करना है आपने अपनी बुक के ऊपर करना है। आपका सिलेबस आपके अच्छा, सामने, जो उसको आपकी फॉलो टेक्स्ट बुक करके है आप। एफएससी की। जी ऐसे। और बस इसमें एक और भी बात है कि जितने भी स्टूडेंट्स ए लेवल्स के हैं या वो एफएससी के हैं, ए लेवल्स के बच्चे अक्सर उनको मसला होता है समझने में कि यार अगर हमने तैयारी करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो उनको भी जिनसे मेरा राब्ता भी हो तो मैंने उनको यही कहा कि देखें, ए लेवल में जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो एफएससी में कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स दोनों जगह पे सेम है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एफएससी की वर्डिंग को फॉलो करें, क्योंकि ज्यादातर वो फॉलो होती है। तो इस तरह ही आपको फिर कोई चांस नहीं लेना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपके बने हुए हैं, एक दफा अगर आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा उस चीज का। तो बुक्स जो हैं आपकी वो तो स्टैंडर्ड है, यानी उसके अलावा तो अपने किसी चीज को फॉलो करना ही नहीं है। अगर नोट्स भी बनाने हैं तो खुद बनाने हैं। जो चीज आप खुद हाथ से लिखेंगे उसका आपको फायदा होगा, अगर आप वैसे ही कहीं से ले लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल उनका उतना फायदा होता है। अच्छा, यानी आप कहते हैं कि अपनी बुक्स को फोकस रखें और फिर उसके बाद अपने नोट्स खुद बनाएं। अगर नोट्स बनाने का आप समझते हैं कि जरूरत है तो करें, लेकिन मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की थी वो ये थी कि जो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी मैं उनको हाईलाइट कर लिया करता था। तो जब मैंने पहली दफा तैयारी की तो मैंने फॉर एग्जांपल अगर येलो हाइलाइटर यूज की है तो मैंने उनको येलो से हाईलाइट कर लिया। कल को जब मैंने टेस्ट में मैं अपीयर हुआ और मेरा एक एमसीक्यू गलत हो गया, तो मैंने उसके लिए एक डिफरेंट कलर का हाईलाइटर यूज कर लिया, ताकि मैंने बुक के ऊपर ही सारा रखा था कि अगर एमटी कैट से कुछ दिन पहले मैं बुक खोल के देखूं तो मुझे पता हो कि यार ये चीजें मुझे आती थी और ये चीजें वो हैं जो मुझे नहीं आती थी, तो इन पे मुझे फोकस करना है। बिल्कुल ठीक है। अब हमें बहुत से लोग क्वेश्चंस भी भेज रहे हैं और मेरी कोशिश है कि मैं वो क्वेश्चंस लूंगा भी।
एक क्वेश्चन जो है वो टाइम मैनेजमेंट का है। किस तरह से आपको कितना टाइम चाहिए होता है और किस तरह आप एक दिन में कितना टाइम स्पेंड करके अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं? अच्छा बासित भाई, उसमें एक चीज तो ये है कि जो मेरी रूटीन थी वो तो मैंने आपको तकरीबन बता दी सारी, उसमें तो मैनेज आपको करना बहुत आपने मुश्किल है। कितने माह की तैयारी की थी? सॉरी, आवाज नहीं आ रही। आपको टोटल तैयारी आपकी कितने महीने की थी एमडी कैट? बासित भाई, हमारा जो एमडी कैट था वो यूं समझ लें 1 साल पहले कल था, लाइक 25 अगस्त 2019। तो मई से लेके अगर हम देखें, हमारे एफएससी के पेपर्स एंड होने से लेके अगर एमडी कैट देखें तो मेरे ख्याल है 2.5-3 महीने बनते हैं पूरे एमडी कैट की तैयारी के लिए। अच्छा, और आप एक दिन में कितने घंटे स्पेंड करते थे? आपको मेरी आवाज आ रही है तलहा? हेलो? हेलो। आपको मेरी आवाज आ रही है तलहा? हेलो? हेलो? बासित भाई, ये तो देखें, ये मैंने इस चीज का कभी हिसाब रखा ही नहीं कि कितने घंटे लग रहे हैं, क्या हो रहा है। मैं तो वही कहता हूँ कि दो चीजें हैं। एक तो जब आपने एक दिन में कितना पढ़ना है, वो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितने घंटे लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। यानी आप कहते हैं कि कोई एग्जैक्ट नहीं है, वो आपकी मर्जी और है कि आप दूसरा उस जितने। हवाले से ये होता है कि आप कब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते अपनी तैयारी से। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? चूंकि कुछ क्वेश्चंस हमें आए हैं कि लॉकडाउन की वजह से जी बच्चे कहते बासित हैं भाई, हम बिल्कुल बहुत ऐसे ही है बहुत कि सुस्त। एक दिन में अगर आपको 16 घंटे लगते हैं तो वो भी ठीक है। आपकी तरह आवाज कुछ टाइम खराब आ। मैनेजमेंट के लिए बासित भाई जो मैं समझता हूँ। जी, अब आ रही है, मुझे अब आ रही है। बताएं, टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप बता रहे थे। जी जी बासित भाई, तो मैं जो स्टूडेंट्स मेरे सभी भी सवाल पूछते हैं कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि आपने मैं आपका पूरा शेड्यूल नहीं बना सकता, क्योंकि हर बच्चे ने वो अपना खुद करना होता है। हर बच्चे को अपना पता है कि यार वो एक दिन में कितना कर सकता है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आप एक दिन में क्या क्या चीजें करें। तो उसके लिए मैं यही कहता हूँ कि अगर तो आपने कोई एकेडमी ज्वाइन की हुई है जिसका आप ऑनलाइन सेशन आपने ले रहे हैं आप, तो उसके लिए तो ये है कि आप उसके टेस्ट की तैयारी करें। फिर आप उसकी जो डिस्कशन की टाइमिंग है उसके लिए भी वक्त रखें। और जब आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इतना भी उसके लिए टाइम रखें कि जो चैप्टर आपने एक दफा बुक से तैयार की है उसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। उसके लिए प्रैक्टिस बुक्स होती हैं मुख्तलिफ अकेडमीज की, आप उनको सॉल्व करें, क्योंकि आपने जब एक दफा बुक्स पढ़ी हैं तो वो नॉलेज आपने गेन की है। अब उस नॉलेज को आपने अप्लाई करना है, आपने खुद को टेस्ट करना है कि बिफोर आप अपीयर करते हैं द टेस्ट के भी मुझे आता कितना है। तो वो देखने के लिए आप प्रैक्टिस करें, और उसके बाद फिर आप समझें कि अच्छा यार, अब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, और अब मैं अगर टेस्ट दूंगा तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ यार मेरी तैयारी उसके लिए अच्छी है। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने एकेडमीज को ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो वो टेस्ट वगैरह जो है वो ऑनलाइन भी बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो उसके लिए यही है कि फिर आप उस हिसाब से जो एक सिंपल सी रूटीन है वो ये है कि टेस्ट का टाइम होना चाहिए, प्रिपरेशन का टाइम होना चाहिए, उस प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस का टाइम होना चाहिए, और अगर आपने एकेडमी ज्वाइन की है तो उसकी डिस्कशन का। इसमें फिर बाकी चीजें आ जाती हैं कि आपने सोना कितना है, आपने सोना किस वक्त है, खाना कब खाना है, खाना कितनी देर तक खाना है, दरमियान में अपनी कितनी ब्रेक्स लेने, ये हर बच्चे के लिए वेरिएबल होता है। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के जी बस। सब्जेक्ट के कितने मार्क्स होते हैं, और उसको किस तरह से तैयार करना चाहिए कि आप वो मार्क्स हासिल कर सकें? अच्छा बासित भाई, इंग्लिश के जो हमारे और हमारी बुक जो का भी बता बुक। दें कि बुक रीडिंग, चूंकि क्वेश्चन आ रहा है बार बार। ठीक। अच्छा बासित भाई, जो इंग्लिश का पोर्शन है जो हमारी बारी लास्ट ईयर था, उसमें ये था कि भाई 200 में से 20 MCQs इंग्लिश के थे। हर एमसीक्यू का 1 मार्क था, तो लिहाजा इंग्लिश का जो पोर्शन है उसके 20 MCQs थे। अब हमारे से पहले जितने भी एमडी कैट के पेपर्स हुए हैं, तो उसमें जो एक बड़ा इशू होता था, एक बड़ा जो चैलेंजिंग जो पार्ट होता था, वो ये होता था कि जो आपको वर्ड्स यूएचएस देता है ना, उसके आपने सिनोनिम्स बताने होते थे, उनकी आपको मीनिंग बतानी होती थी कि एक वर्ड उसने आपको दे दिए, उसकी चार उसने ऑप्शंस देते हैं कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ये है या ये है।
तो वो बड़ा डिफिकल्ट होता था, उसके लिए बच्चों को रट्टा भी लगाना पड़ता था और उस वक्त बड़ी टेंशन होती थी, बहुत बच्चे मार्क्स भी लूज करते थे। तो हमारी बार उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस चीज को चेंज कर दिया। उन्होंने यूं किया है कि इंस्टेड ऑफ सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछने के, उन्होंने हमें कर दिया कि आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। जो 220 के अराउंड वर्ड्स हैं उनका मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसके लिए चूंकि मुझे तो नहीं आइडिया था कि हमारे पेपर का पैटर्न क्या है, तो इस वजह से मैं तो उस वाले से नहीं कर सका, लेकिन जितने भी बच्चों जिन्होंने देना है अब आगे जाके, तो उनको मैं सजेस्ट ये करूंगा कि किसी भी एकेडमी की, ख्वाह वो किप्स है या वो स्टार है या वो स्टेप है, कोई भी एकेडमी, उनकी वोकेबलरी की बुक होती है। अब वो वोकेबलरी की बुक आपको हार्ड कॉपी में भी मिल सकती है, आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। तो उसमें आपने ये चीज करनी है, फॉर वोकेबलरी का पोर्शन मैं बता रहा हूँ, उसमें आपने एक चीज ये करनी है कि आपने वर्ड्स के मीनिंग को समझना है। रट्टा लगाने का फायदा नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा एक ये वर्ड है, इसको मैंने कहाँ पे यूज करना है, इसका मतलब क्या है। और इसमें जो बहुत ज्यादा चीज हेल्प करती है वो होती है कि अक्सर वर्ड्स के आगे एक पिक्चर बना देते हैं वो, जिससे आपको याद करना आसान हो जाता है। तो वो एक चीज बड़ी हेल्प करती है, और वो आपको जो आपकी जो रिटेंशन होती है उसके मीनिंग की और नॉलेज की, वो बड़ा आसान बना देती है। लेकिन ये पोर्शन बासित भाई सिर्फ होता है तकरीबन मेरे ख्याल 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का होता है। बाकी के जो 13 मार्क्स हैं वो कैसे मिलने हैं, तो उसमें बासित एक जो बड़ी सिंपल सी चीज है वो ये है कि आप हमने जो एफएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इंग्लिश के बहुत से रूल्स पढ़ते हैं, हम जब हम किसी भी चैप्टर की रीडिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे टीचर्स जो है वो हमें बता देते हैं कि यहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा, सो के बाद एज आएगा या एज के बाद एज किन सिचुएशंस में आएगा। तो ये रूल्स अव्वल तो टीचर साथ साथ बता देते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अगेन वही बात है कि बहुत सी एकेडमीज की आपको जो प्रिपरेशन बुक्स होती हैं ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, हार्ड कॉपी भी मिल जाती हैं। तो उनको आपने देखना है, उनमें जो रूल्स लिखे हुए हैं, अगेन मैं कहूँगा रट्टा मारने का फायदा नहीं है, रूल्स आपने समझने हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये रूल है, इसको अप्लाई आपने कैसे करना है और इसकी एक्सेप्शंस क्या हैं। और अगर वो सवाल देगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, वो कौन से इंडिकेटर्स है, मुझे पता चलेगा कि ये फला रूल जो है ये यहाँ पे अप्लाई होगा। और आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि आपने अगर वोकेबलरी के वर्ड्स भी याद कर लिए, उनके मीनिंग समझ लिए, आपने अगर रूल्स भी याद कर लिए, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस के लिए भी अकेडमीज की भी प्रैक्टिस बुक्स हैं, और जो सबसे बेहतर जो चीज है वो मैं समझता हूँ कि पास्ट पेपर्स होते हैं। आपको एक नो हाउ हो जाती है कि आज से पहले माजी में यूएचएस वालों ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे हुए हैं, उनमें ऐसे ऐसे रूल अप्लाई होना था। लेकिन ये अल्टीमेट स्टेज के लिए होती है। अभी तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने एक दफा रूल्स समझे हैं तो आप प्रैक्टिस बुक्स करें, और एक दफा जब आप प्रैक्टिस बुक्स करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार ये रूल यहाँ पे अप्लाई ये वाला होना था, मैंने इस तरह कर दिया तो इसको मैं ऑल्टर कर लेता हूँ। और जहां तक बात है, बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या बुक रीडिंग करनी चाहिए इंग्लिश के लिए। तो मेरा ख्याल है बासित भाई ये तो एक इम्पॉसिबल सी बात है, और मैं समझता हूँ कि अगर आप 2 सालों की इंग्लिश की बुक्स की रीडिंग कर भी लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उससे कुछ भी रिटेन कर सकेंगे। आप एक चैप्टर पढ़ के अगला चैप्टर पढ़ेंगे, 100% गारंटी है कि आप पिछले चैप्टर को भूल गए होंगे तब तक, आप उसको यानी आप रिटेन कहते नहीं हैं कि कर उसमें पाएंगे, बुक फायदा पढ़ने उसका की नहीं होगा। जरूरत नहीं है खास। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा यार तलहा, वैसे मैं जब आपके साथ ये सेशन कर रहा हूँ, तो ये सेशन बेसिकली मैंने स्टार्ट किया, बहुत से हमें मैसेजेस आए थे कि सर आप प्रेपरेशन के बारे में भी कुछ बताएं बच्चों को। मुझे तो एम कैट अपना पुराना याद आ गया बच्चों के मैसेजेस पढ़ के और आपकी स्ट्रेटेजी सुन के। 2007 की बात है, मेरा ख्याल है अक्टूबर में था या शायद सितंबर 2007 में जब मैंने एम कैट दिया। और गवर्नमेंट कॉलेज में एफएससी के बाद जब मैं एम कैट में अपीयर हुआ, तो एक सवाल इस टाइम बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है और वो मैं आपसे पूछूंगा वो सवाल, और वो मेरे दिल की आवाज है आप कह ले। वो सवाल ये है कि मैं जब एकेडमी में जाता था, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा एकेडमी का, 2 महीने हमने वहां पे स्पेंड किए थे। उस टाइम हमारे पास काफी टाइम होता था रिजल्ट के बाद और एफएससी के बाद। तो जब भी एकेडमी का टेस्ट होता था मेरे मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं आए।